Assalamualaikum. Welcome to the presentation of information extraction. Information extraction is actually एक टेक्निक जिसके थ्रू हम टेक्स्ट जो कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है उस टेक्स्ट में से उस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को ढूंढते हैं और फिर उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, या फिर इस तरह भी कहा जा सकता है कि उस टेक्स्ट डेटा में से जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको किसी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन में चेंज किया जाए ताकि उसको फिर रिलेशनल डेटाबेस या जो भी नॉलेज बेस है उसमें सेव करें और फिर उसको यूज़ करते हुए जो भी इन्फ्रेंसेस वगैरह करनी है, जो भी डिसीजन लेने हैं वो लिए जा सकें। तो हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन के थ्रू हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्ट्रक्चर्ड डेटा में चेंज करते हैं। अगर हम इसी की एक एग्जांपल देख लें तो हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट डेटा है जो कि वेब से लिया गया है। तो यहाँ पे अगर आप पहला सेंटेंस पढ़ें, द सेकंड साइन ऑफ द ज़ोडिएक इज़ टॉरस, तो यहाँ से हमें जो एक्चुअल में इंफॉर्मेशन मिल रही है वो ये है कि ज़ोडिएक स्टार का जो साइन है वो टॉरस है। और इसी तरह सेकंड सेंटेंस, स्ट्रोक्स आर थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन अमेरिका टुडे, तो यहाँ से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन हम बना सकते हैं वो ये कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन अमेरिका जो है वो स्ट्रोक्स हैं। इसी को अगर हम ज़रा ब्रॉडर व्यू में देखें तो जब हम किसी भी सर्च इंजन पे कोई क्यूरी करते हैं, कोई क्वेश्चन करते हैं, तो एक्चुअल में बैकएंड पे होता ये है कि उस क्यूरी, उस क्वेश्चन के अगेंस्ट वो सिस्टम जाके बैकएंड पे इसी तरह का जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पड़ा होता है उसमें से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन निकालता है, उसको एक स्ट्रक्चर सीक्वेंस में चेंज करने के बाद हमारा जो भी क्वेश्चन होता है उसका आंसर हमें दिखा देता है। सो हम कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन का गोल ये होता है कि इंफॉर्मेशन को कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। इसके अलावा इसी अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन को, इसी रॉ डेटा को इस तरह से ट्रांसफॉर्म करें कि इसको कंप्यूटर मशीन्स जो हैं वो इसको यूज़ करें और इसको यूज़ करके इसी के बेस पे इन्फ्लुएंस कर सकें ताकि फर्दर डिसीजन मेकिंग हो सके। इसी तरह रॉ टेक्स्ट को यूज़ करते हुए हम प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स को फिल कर सकते हैं। प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स क्या होते हैं हम इनको फर्दर डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। अब तक हमें आइडिया हो गया है कि जो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन है ये एक बहुत ब्रॉडर एरिया है, इसमें हम डिफरेंट तरह की जो एक्टिविटीज़ है, डिफरेंट तरह के जो टास्क्स हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि रिलेशन एक्सट्रैक्शन में बेसिकली होता ये है कि हमारे पास कुछ एंटिटीज़ होती हैं और हम उन एंटिटीज़ के दरमियान क्या रिलेशन है ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप ये देखें, बिल वर्क्स फॉर IBM, तो यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल में दो एंटिटीज़ हैं, बिल और IBM, और इनके दरमियान हमारे पास जो रिलेशन है वो रिलेशन है वर्क का। ओके, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि देयर इज़ अ पर्सन हु एक्चुअली वर्क्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, और ये हमारे पास एक रिलेशन जो है ये बन गया। इसी तरह इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन का एक टास्क है इवेंट एक्सट्रैक्शन। इवेंट एक्सट्रैक्शन में बेसिकली होता ये है कि टेक्स्ट में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है कि उस टेक्स्ट में किस इवेंट का जिक्र हो रहा है। अगर आप ये सेंटेंस देखें, द थीफ ब्रोक द डोर विद अ हैमर, तो यहाँ पे एक्चुअल में हमारे पास जो इवेंट हुआ है वो ब्रोक द डोर हुआ है। इसी तरह इवेंट को रेफरेंस, मिस्टर ए टेक्स ब्रेकफास्ट एंड बिसाइड्स दिस ही ओनली टेक्स कॉफ़ी, तो यहाँ पे ये जो ही एंटिटी है, ये ही एंटिटी एक्चुअल में रेफ़र कर रही है इस एंटिटी मिस्टर ए को। तो इस तरह का जो सिनारियो होता है इसे इवेंट को रेफरेंस कहा जाता है। इसी तरह हमारे पास है टेम्पोरल एक्सट्रैक्शन। टेम्पोरल एक्सट्रैक्शन बेसिकली ये होता है कि टेक्स्ट में से टाइम एक्सट्रैक्ट किया जा सके कि अगर उस टेक्स्ट में कोई इवेंट अकर हुआ है तो वो किस टाइम पे अकर हुआ है। जैसे यहाँ पे आप देखें, एन एक्सीडेंट टुक प्लेस ऑन लास्ट सैटरडे, तो जब हम इसमें से टेम्पोरल एक्सट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो लास्ट सैटरडे आएगी। इन टास्क के अलावा हमारे पास एक और जो टास्क होता है वो होता है टेम्पलेट फिलिंग या एक्सट्रैक्शन। टेम्पलेट फिलिंग या एक्सट्रैक्शन नॉर्मली उन सर्कमस्टांसिस में इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास कोई इवेंट बार बार रिपीट हो रहे हों, जिनको हम स्टीरियोटिपिकल इवेंट्स भी कह सकते हैं। अगर आप इस एग्जांपल को देखें, इस एग्जांपल को पूरा पढ़ लेते हैं क्योंकि थ्रू आउट द चैप्टर ये एग्जांपल रिपीट होगी। साइटिंग हाई फ्यूल प्राइसेस, यूनाइटेड एयरलाइंस सेड फ्राइडे it has increased fares by $6 per round trip on flights to some cities also served by lower cost carriers. American Airlines, a unit of AMR Corporation, immediately matched the move, spokesman Tim Wagner said.
United, a unit of UAL Corporation, said the increase took effect Thursday and applies to the most routes where it competes against discount carriers such as Chicago to Dallas and Denver to San Francisco. तो एक्चुअल में अगर आप ये देखें कि एयर ट्रैवलिंग में जो फेयर रेज अटैम्प्ट है ये बहुत ज़्यादा होती हैं और ये इवेंट बार बार जो है अक्कर होता है। तो इससे हम एक टेम्पलेट बना सकते हैं कि अगर कोई फेयर रेज अटैम्प्ट हुई है तो किस एयरलाइन ने वो करने की कोशिश की है, किस टाइम पे वो फेयर रेज अटैम्प्ट की गई है, कितना फेयर इंक्रीज़ किया गया है और फिर उसको फॉलो कौन कौन सी एयरलाइंस ने किया है। इसको इस तरह से टैकल किया जा सकता है कि पहले से ही एक टेम्पलेट बना के रख लिया जाए और फिर उन टेम्पलेट की जो स्लॉट्स हैं यानी किस एयरलाइन ने सबसे पहले फेयर बढ़ाया, किस अमाउंट से बढ़ाया, कब किया और उसको फॉलो कौन कौन सी एयरलाइंस ने किया, ये जो टेम्पलेट स्लॉट्स होंगी इनको टेक्स्ट में से फिल किया जा सकता है। सो ये कुछ टास्क थे जो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन में परफॉर्म किए जाते हैं और इस प्रेजेंटेशन में हम सब टास्क तो कवर नहीं करेंगे, लेकिन जो कवर करेंगे उनमें रिलेशन एक्सट्रैक्शन, टेम्पोरल एक्सट्रैक्शन, इवेंट एंड टेम्पोरल एक्सट्रैक्शन और फिर टेम्पलेट फिलिंग जो है इंक्लूडेड होंगे। इसके अलावा भी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन में बहुत सारे टास्क होते हैं लेकिन वो हमारे इस प्रेजेंटेशन का हिस्सा नहीं है। स्टार्ट करते हैं रिलेशन एक्सट्रैक्शन से। ये वही एग्जांपल है जो हमने कुछ स्लाइड्स पहले देखी। चेंज सिर्फ ये है कि उस जो हमने टेक्स्ट वहाँ पे देखा था उस टेक्स्ट को एक एंटिटी रिकग्निशन सिस्टम में से गुजारा और उसने हमें बता दिया है कि यहाँ पे कौन कौन सी एंटिटीज़ जो हैं वो मेंशन्ड है, कौन कौन सी एंटिटीज़ का जिक्र है। तो जब हमें एंटिटीज़ का पता चल चुका है और हम इस टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि टिम वैगनर जो है वो अमेरिकन एयरलाइंस का स्पोक्स पर्सन है, यूनाइटेड एयरलाइन जो है वो एक्चुअल में यूएएल कॉरपोरेशन का हिस्सा है और इसी तरह अमेरिकन जो है वो एएमआर कॉरपोरेशन का हिस्सा है। और ये तमाम के तमाम जो रिलेशंस हैं ये बाइनरी रिलेशंस हैं कि या तो रिलेशन है या नहीं है। सो ये कुछ एग्जांपल्स थी रिलेशन एक्सट्रैक्शन की। रिलेशन एक्सट्रैक्शन के बहुत सारे मॉडल जो हैं वो अवेलेबल हैं, जिनमें से एक मॉडल है ऑटोमेटिक कॉन्टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन। यहाँ पे अगर आप इस फिगर को देखें तो डिफरेंट टाइप के रिलेशंस हैं, जिस तरह पर्सन सोशल टू बिजनेस रिलेशन, फिजिकल लोकेटेड रिलेशन, फिजिकल नियर लोकेशन। इसी तरह अगर आप यहाँ देखें ऑर्गेनाइजेशन अफिलिएशन का रिलेशन फाउंडर के साथ होता है, ऑनरशिप के साथ है, मेंबरशिप के साथ है, इसी तरह इन्वेस्टर के साथ है एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो यहाँ पे अगर हम इसकी कुछ और एग्जांपल देख लें तो जिस तरह ये फिजिकल लोकेटेड रिलेशन है, फिजिकल लोकेटेड रिलेशन इस तरह से हो सकता है कि पर्सन टू जियोपॉलिटिकल एंटिटी, जिस तरह से ही वाज इन टेनेसी, ही इज़ अ पर्सन एक्चुअली और टेनेसी एक लोकेशन है, तो इनके दरमियान जो रिलेशन है वो एक्चुअल में फिजिकल लोकेटेड रिलेशन है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें पर्सन सोशल फैमिली रिलेशन, तो पर्सन सोशल फैमिली रिलेशन में जो रिलेशन टाइप होती है वो पर्सन पर्सन होती है और इसके एग्जांपल है योकोस हस्बैंड जॉन। तो यहाँ पे जो एंटिटीज़ हैं वो योको और जॉन है और इनके दरमियान एक रिलेशनशिप। सो इसी तरह इस रिलेशन एक्सट्रैक्शन टास्क में उन्होंने 17 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन जो हैं वो यूज़ किए। अगर आपने नोटिस किया हो तो ये जो रिलेशंस जिनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया ये बहुत ज़्यादा जेनेरिक है। इनके अलावा कुछ डोमेन स्पेसिफिक रिलेशनशिप्स जो हैं वो भी डेवलप किए जा सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसी टेक्स्ट को देखें तो यहाँ पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यूनाइटेड एयरलाइन जो है उनके रूट्स जो हैं वो शिकागो, डेलस, डेनवर और सैन फ्रांसिस्को के लिए अवेलेबल हैं। तो हम डोमेन स्पेसिफिक रिलेशंस जो हैं वो भी बिल्ड कर सकते हैं। तो अब जब हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस के एग्जांपल्स देख लिए हैं तो हम इन रिलेशंस को मॉडल थ्योरेटिक नोशंस जिनका मिस ईशा ने अपनी प्रेजेंटेशन में भी जिक्र किया था, हम उनके थ्रू भी इनको लॉजिकल फॉर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस मॉडल की ज़्यादा डिटेल्स में हम नहीं जाते। डोमेन में हमारे पास वो तमाम के तमाम एंटिटीज़ हैं जिनका अभी हमने उस एग्जांपल में जिक्र किया, उनको डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ डिनोट कर दिया। उसके अलावा हमारे पास वो जो एंटिटीज़ थी वो 3 डिफरेंट तरह की क्लासेस से बिलोंग करती थी, ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन और प्लेसेस। तो यहाँ पे यही किया है कि उन क्लासेस के जो मेंबर्स थे उनको सेट्स की फॉर्म में जाहिर कर दिया। और इसके अलावा हमारे पास रिलेशंस थे, जिस तरह हमने देखा था कि यूनाइटेड जो है वो हमारे पास यूएल कॉरपोरेशन का यूनिट है। तो यूनाइटेड को हमने जो डिनोट किया है, यूनाइटेड को ए से डिनोट किया हुआ था और यूएएल को हमने डिनोट किया हुआ था बी से।
तो यूनाइटेड इज़ अ यूनिट ऑफ यूएएल, इस रिलेशन को जब हम लॉजिकल फॉर्म में लिखेंगे तो हम यहाँ पे पार्ट ऑफ रिलेशन बनाया और यूनाइटेड का वेरिएबल ए था और यूएएल का बी था, तो हमने पार्ट ऑफ रिलेशन में ए और बी को इकट्ठा कर दिया। तो पार्ट ऑफ, और जब हम ए बी देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ए इज़ एक्चुअली द पार्ट ऑफ बी। और इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन अफिलिएशन एक रिलेशन है और फिर सर्व्स एक रिलेशन है। तो अब जब हमें आइडिया हो गया है कि रिलेशंस किस तरह के हो सकते हैं, तो उन रिलेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं वो 5 मेन क्लासेस से बिलोंग करती हैं, जिनमें हमारे पास हैंड रिटन पैटर्न्स, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, सेमी सुपरवाइज में हम 2 टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे, एक बूटस्ट्रैपिंग और दूसरी डिस्टेंस सुपरविजन, और उसके बाद अनसुपरवाइज्ड टेक्निक। सबसे पहली जो क्लास है हैंड रिटन पैटर्न्स, इसमें हैंडमेड रूल्स डिफाइन कर दिए जाते हैं और फिर उनके थ्रू जो है वो रिलेशन एक्सट्रैक्शन की जाती है। तो इसमें सबसे पहला जो रिकॉग्नाइज्ड काम हुआ था वो हास्ट पैटर्न्स है। हास्ट इज़ बेसिकली द नेम ऑफ द ऑथर, उसी के नाम पे इन पैटर्न्स को नाम दिया गया है। तो हास्ट पैटर्न की डिटेल्स देखने से पहले हम इस सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। अगर इज़ अ सब्सटेंस prepared from a mixture of red algae such as gelidium for laboratory or industrial use। तो जब इस सेंटेंस को हमने रीड किया तो चाहे हमें इस जेलेडियम का मतलब नहीं भी पता, लेकिन हम ये इन्फर कर लेंगे कि ये जो जेलेडियम है एक्चुअल में ये रेड एल्गी की ही एक टाइप है। तो ये जिस तरह हमने इवन बगैर उसको अंडरस्टैंड किए भी ये रिलेशन एक्सट्रैक्ट कर लिया है कि जो जेलेडियम है ये एक्चुअल में रेड एल्गी की एक टाइप है, इसी टेक्निक की बेस पे हास ने लेक्सिको सिंटैक्टिक पैटर्न जो है वो डिफाइन किए। तो सबसे पहले अगर आप देखें इसी सेंटेंस की बेस पे जो पैटर्न डेवलप किया जा सकता है या किया गया वो ये NP0 सच एज NP1। आपके पास एक नाउन फ्रेज आया, उसके बाद सच एज का वर्ड आया और फिर एक और नाउन फ्रेज जो है आ गया, उसके बाद दूसरा नाउन फ्रेज, तीसरा नाउन फ्रेज, और इसी तरह नाउन फ्रेजेस एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसी रिलेशन को इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि फॉर ऑल द नाउन फ्रेजेस वेयर आई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू आई, हाइपोनियम NPI, NP0। हाइपोनियम को मैं यहाँ थोड़ा एलेबोरेट करता चलूँ। जिस तरह हमारे पास सुपर टाइप और सब टाइप रिलेशन होता है, या आप इस तरह कह लें कि एक पेरेंट और चाइल्ड जो रिलेशन होता है, तो उसमें जो पेरेंट होता है उसको हाइपरनेम कहते हैं और जो चाइल्ड होता है उसको हाइपोनियम कहते हैं। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं कि हाइपोनियम NPI कि ये जो नाउन फ्रेज आई है ये एक्चुअल में सब क्लास है नाउन फ्रेज 0 की। तो इसी पैटर्न की बेस पे हम ये इन्फर कर सकते हैं कि जो हम जेलेडियम हमने यहाँ पे पढ़ा, ये जेलेडियम एक्चुअल में सब टाइप है किसकी, रेड एल्गी की। तो इस पैटर्न को इस तरह से लिखा जा सकता है। सो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ हार्श पैटर्न। इसके अलावा भी कुछ पैटर्न्स डिफाइन किए थे उन्होंने। अगर आप इसको देखें, नाउन फ्रेज, देन देयर आर सम अदर नाउन फ्रेज एंड दिस इज स्टेरिक, उसके बाद कॉमा ऑप्शनल है, फिर एंड या और का वर्ड आएगा और फिर अदर का वर्ड आएगा और फिर एक नाउन फ्रेज आएगा। और ये नाउन फ्रेज होगा ये हमारा एक्चुअल में बेस नाउन फ्रेज होगा, या जिसको हम पेरेंट क्लास कह सकते हैं या सुपर टाइप क्लास कह सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें, टेम्पल्स, ट्रेजरीज एंड अदर इम्पोर्टेड सिविक बिल्डिंग्स, तो यहाँ पे टेम्पल्स भी सिविक बिल्डिंग की क्लास है, ट्रेजरीज भी इसी सिविक बिल्डिंग क्लास से बिलोंग करती हैं, एंड सो ऑन। सो इस तरह से इस पेपर में उन्होंने डिफरेंट तरह के हैंड क्राफ्टेड पैटर्न जो थे वो डिफाइन किए टू एक्सट्रैक्ट द रिलेशंस। ये जो हमने जिक्र किया हार्श पैटर्न का, ये बिल्कुल इनिशियल काम था हैंड बिल्ड पैटर्न्स का। उसके बाद लोगों ने इसको डिफरेंट तरह से मॉडिफाई किया, जिसमें एक जो डायमेंशन थी वो नेम्ड एंटिटी कंस्ट्रेंट्स की एडिशन भी थी। मिसाल के तौर पे अगर हमारा जो गोल है वो ये है कि इस तरह के क्वेश्चन को आंसर किया जाए कि हु होल्ड्स व्हाट ऑफिस इन विच ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके लिए हम जो पैटर्न्स बना सकते हैं वो इस तरह के हो सकते हैं कि पर्सन कॉमा पोजीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कुछ इस तरह का अगर सेंटेंस हो जिसमें पर्सन का जिक्र हो, फिर पोजीशन का जिक्र हो, फिर ऑफ का वर्ड हो और फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र हो। जिस तरह आप ये एग्जांपल देखें, जॉर्ज मार्शल, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। जॉर्ज मार्शल इज़ अ पर्सन नेम,
Secretary of State is a position and United States is an organization here. तो इसी तरह से अब किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट तरह के पैटर्न्स जो हैं वो डिफाइन किए जा सकते हैं. तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जिस तरह की भी प्रॉब्लम है, जितनी भी चैलेंजिंग है, आप उसके लिए उसी तरह से पैटर्न जो हैं वो डिफाइन कर सकते हैं. सो इन हैंड क्राफ्टेड फीचर्स के फ़ायदे तो ऑब्वियसली हैं कि आप अपनी डोमेन के अकॉर्डिंग इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, इसकी प्रिसीजन बहुत हाई होती है. लेकिन इसका जो नुकसान है सबसे बड़ा वो ये कि सबके सब पैटर्न्स को डिफ़ाइन करना, सबके सब पैटर्न को पहले से ही लिख लेना, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है. हैंड हेल्ड पैटर्न्स के बाद जो हमारे पास क्लास है वो है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग. रिलेशन एक्सट्रैक्शन में सुपरवाइज मशीन लर्निंग में होता ये है कि हमारे पास फिक्स सेट ऑफ रिलेशन और एंटिटीज़ होता है. फिर ट्रेनिंग कॉर्पस चूज़ किया जाता है जो कि ऑलरेडी एनोटेटेड होता है, उसमें रिलेशंस और एंटिटीज़ का हमें ऑलरेडी पता होता है. और फिर इस पर ट्रेनिंग करने के बाद अनसीन डेटा के ऊपर क्लासीफायर अप्लाई किया जाता है और फिर उसमें से रिलेशंस जो हैं वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं. कि सबसे पहले तो आप टेक्स्ट में से नेम्ड एंटिटीज़ फाइंड आउट कर लें और उन नेम्ड एंटिटीज़ को फाइंड आउट करने के बाद फिर हर एंटिटी पेयर्स का देखें कि अगर वो रिलेटेड हैं किसी भी तरह से, तो फिर फाइंड आउट करें कि उनका उन दो एंटिटीज़ का आपस में क्या रिलेशन है. वो रिलेशन ट्रेनिंग के टाइम पे हम किसी भी क्लासीफायर के थ्रू लर्न कर लेंगे और फिर टेस्ट टाइम पे हम उसका जो रिलेशन है वो प्रिडिक्ट कर देंगे. तो जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो क्लासीफायर हम ट्रेन करेंगे वो किस तरह के फीचर्स को कंसीडर करेगा, किस तरह के फीचर्स पे ट्रेनिंग करेगा. अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल सेंटेंस देखें, अमेरिकन एयरलाइंस अ यूनिट ऑफ AMR इमीडिएटली मैच द मूव स्पोक्समैन टिम वैगनर सेट. तो यहाँ पे अगर हम लर्न करना चाहें कि अमेरिकन एयरलाइन और टिम वैगनर के दरमियान क्या रिलेशन है, तो इसमें हम किस तरह के फीचर्स जो हैं वो अपने क्लासीफायर को इनपुट कर सकते हैं. तो सबसे पहली जो टाइप है वो है वर्ड फीचर्स. आप M1 और M1 अमेरिकन एयरलाइन हमारे पास M1 था और टिम वैगनर को M2 से डिनोट किया हुआ है, तो इनके हेडवर्ड्स लें, यानी अमेरिकन एयरलाइन में से एयरलाइन पिक कर लें, टिम वैगनर में से वैगनर पिक कर लें और फिर इसके अलावा इनको कंकैटिनेट भी कर दें और फिर इन फीचर्स को यूज़ कर लें. इसके अलावा M1 और M2 के बैग ऑफ वर्ड और बायोग्राम्स को यूज़ कर सकते हैं, यानी अमेरिकन एयरलाइंस, टिम वैगनर और फिर इनके बायोग्राम्स जनरेट कर लें. इसके अलावा हम यही वर्ड्स और बायोग्राम किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे भी यूज़ कर सकते हैं, यानी अगर हम M2 से -1 वाला वर्ड उठाएं तो M2 जो हमारा था टिम वैगनर में -1 अगर करें तो स्पोक्समैन, तो M2 -1 एक्चुअली जो है वो हमें स्पोक्समैन पे ले जाता है. इसी तरह M2 में +1 करें तो M2 हमारे पास टिम वैगनर था, इसमें जब हमने +1 किया तो हमारे पास सेड का वर्ड आ गया. और इसके अलावा हम M1 और M2 के दरमियान जो वर्ड्स हैं उनको बैग ऑफ वर्ड्स अप्रोच के तौर पे भी ले सकते हैं. यानी आप अगर देखें अमेरिकन एयरलाइन हमारा M1 था, टिम वैगनर M2 था, तो इसके दरमियान जो एंटिटीज़ हैं या जो वर्ड्स हैं वो AMR, ऑफ, इमीडिएटली, मूव और डिफरेंट तरह के जो वर्ड्स हैं, जितने भी वर्ड्स दोनों एंटिटीज़ के दरमियान है आप उनको भी एज अ फीचर ले सकते हैं. इसके अलावा ये हमारे पास वर्ड फीचर्स थे. इसके अलावा आप नेम्ड एंटिटी फीचर्स भी ले सकते हैं उसी तरह से कि नेम्ड एंटिटी टाइप्स ले लें. ये M1 जो था हमारे पास वो ऑर्गेनाइजेशन था और M2 जो पर्सन था, और फिर उसी तरह उनको कंकैटिनेट कर दें. और फिर इसी तरह इन मेंशंस के एंटिटी लेवल आप ले लें कि प्रोनाउन है, नॉमिनल है, और इसी तरह इन एंटिटीज़ के दरमियान कितनी और एंटिटीज़ आ रही हैं या फिर उन जो एंटिटीज़ आ रही हैं उनका एंटिटी लेवल क्या है, उनको भी आप एज अ फीचर यूज़ कर सकते हैं. ये जो हमने डिस्कशन की थी फीचर्स की, ये बेसिकली फीचर बेस्ड क्लासीफायर के लिए थी. लेकिन अगर हम फीचर बेस्ड क्लासीफायर यूज़ नहीं करते बल्कि कोई न्यूरल नेटवर्क बेस्ड क्लासीफायर यूज़ करते हैं, तो इन दैट केस हमारे पास जो इनपुट्स हैं वो फीचर्स नहीं होंगे बल्कि हमारा टेक्स्ट होगा. इसी में अगर हम एक स्टेट ऑफ द आर्ट वर्क देखें टेकर 2017 का, तो इसमें जो इनपुट थी वो एक सेंटेंस था, सेंटेंस वाइज इन्होंने इनपुट की, और जो गोल था वो ये था कि इन्होंने 42 TAC रिलेशंस जो थे वो ऑलरेडी डिफाइन किए हुए थे और 43rd जो था वो नो रिलेशन था. तो सेंटेंस को एज एन इनपुट दिया और उसमें जो एंटिटीज़ थी उनको हाईलाइट कर दिया
और फिर गोल ये था कि जो 42 टीएसी रिलेशंस हैं उन रिलेशंस में से कोई एक रिलेशन या नो रिलेशन असाइन किया जाए थ्रू क्लासीफायर जो कि लर्नेबल होगा। इसी को अगर हम ग्राफिकली देख लें तो जो इनकोडर था बट या उसकी जगह पे कोई भी इनकोडर हो सकता है, उसको सेंटेंस इनपुट किया, चेंज सिर्फ ये किया कि जिन एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशन लर्न करना था उन एंटिटीज़ को उनके नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन टैग के साथ NER टैग के साथ रिप्लेस कर दिया। और जब वो इनकोड होगी तो इनकोडिंग लेयर के बाद एक क्लासीफायर लगा दिया जो कि उन 43 रिलेशंस में से कोई एक रिलेशन जो है वो असाइन करेगा। अच्छा, अब ये तो एक बर्ट बेस्ड इनकोडर था। इसके अलावा कुछ और वेरिएशंस भी डिफरेंट रिसर्चर्स की तरफ से प्रपोज की गई, जिसमें उन्होंने ये किया कि जो टोकन्स के दरमियान एक स्पेस डिनोट करने के लिए एक सेपरेटेड टोकन होता था, उसकी भी ज़रूरत नहीं, बल्कि सिंपली आप सेंटेंस इनपुट करें और फिर उसकी बेस पे उसको लर्न कर लें रिलेशन को। सो ये एक ओवरव्यू था हमारे पास सुपरवाइज्ड क्लासीफायर्स के लिए, बोथ फीचर बेस्ड और फिर न्यूरल नेटवर्क बेस्ड। तो सुपरवाइज के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट अप्रोच है वो है सेमी सुपरवाइज। सेमी सुपरवाइज में ऑलरेडी आपको आइडिया है कि हमारे पास कुछ थोड़ा सा डेटा ऑलरेडी लेबल्ड होता है, बाकी डेटा अनलेबल्ड होता है, और फिर हम उस जो डेटा हमारे पास लेबल्ड है उसी की हेल्प से बाकी पूरे डेटा को भी हम लेबल करते हैं। तो सेमी सुपरवाइज में हमारे पास दो अप्रोचेज हैं, बूटस्ट्रैपिंग और डिस्टेंस सुपरविजन। तो पहले हम बूटस्ट्रैपिंग को देख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि बूटस्ट्रैपिंग काम कैसे करती है। तो जैसे कि हमें आइडिया है कि सेमी सुपरवाइज में हमारे पास कुछ लेबल्ड डाटा होता है, तो हम करेंगे ये कि हमारे पास जो थोड़ा सा लेबल्ड डाटा होगा या जो टपल्स होंगे, हम उनमें से एंटिटीज़ को लेंगे, कोई सी दो एंटिटीज़ ले लेंगे, और फिर हम वेब पे या जो भी हमारा डेटा सेट है उसको स्क्रैप करेंगे कि कहाँ कहाँ पे ये दोनों एंटिटीज़ जो हैं वो इकट्ठे अकर हो रही हैं। और उसके बाद फिर जो भी हमें सेंटेंसेस मिलेंगे जिनमें वो दोनों एंटिटीज़ अक्कर हो रही होंगी, हम उन सेंटेंसेस को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद उन सेंटेंसेस में उन एंटिटीज़ का जो कॉन्टेक्स्ट है उसको जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो मिसाल के तौर पर अगर हम एयरलाइन और हब की एक लिस्ट बनाना चाहते हैं और हमें सिर्फ इतना पता है कि रायनेर जो एयरलाइन है इसका जो हब है वो शार्लेरॉय में है, तो हम करते क्या हैं कि हम रायनेर, शार्लेरॉय और हब को सर्च करते हैं और जिन जिन सेंटेंसेस में कुछ डिस्टेंस के साथ ये टर्म्स पाई जाती हैं हम उन सेंटेंसेस को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और हमारे पास ये 3 सेंटेंसेस जो हैं वो आ गए। अब हम करेंगे ये कि अब हमारे पास यहाँ पे इन दोनों एंटिटीज़ का जो कॉन्टेक्स्ट है रायनेर और शार्लेरॉय, हम इनके कॉन्टेक्स्ट को जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखें, budget airline Ryanair which uses Charleroi as a hub scrapped all weekend flights out of the airport। तो अगर हम इसके कॉन्टेक्स्ट को जनरलाइज करने की कोशिश करें तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कॉमा विच यूजेस लोकेशन एज अ हब, और इसी तरह दूसरे और तीसरे सेंटेंसेस में भी हमने इन्हीं सेम एंटिटीज़ का डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट जो है वो गेट कर। तो अब हुआ क्या कि हमारे पास डिफरेंट पैटर्न्स आ गए। हमारे पास ओरिजिनली सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन थी कि रायनेर का जो हब है वो शार्लेरॉय में है, लेकिन अब हमारे पास डिफरेंट तरह के पैटर्न्स आ गए हैं। अब हम इसी पैटर्न को मैच करके और एयरलाइंस के हब जो हैं वो कहाँ कहाँ हैं इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी पूरे प्रोसीजर को अगर हम एल्गोरिदम फॉर्म में देखें तो हमारे पास ओरिजिनली कुछ सी टपल्स होते हैं, जिस तरह अभी हमने रायनेर और शार्लेरॉय का देखा। उसके बाद करते क्या हैं, हम वो सेंटेंसेस ढूंढते हैं जिनमें वो एंटिटीज़ पाई जाती हैं। फिर उसके बाद हम उन सेंटेंसेस में से कॉन्टेक्स्ट को उन सेंटेंसेस में से उन एंटिटीज़ के दरमियान कॉन्टेक्स्ट को जनरलाइज करते हैं और फिर उसके बाद हमारे पास कुछ पैटर्न्स आ जाते हैं, जिन पैटर्न्स को यूज़ करते हुए हम फर्दर जो हैं वो टपल्स या सीड्स जो हैं वो जनरेट करेंगे और उससे हमारे पास नए पेयर्स जो हैं वो बनते जाएंगे। अब यहाँ पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको डिस्कस करने से पहले हम एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, सिमेंटिक ड्रिफ्ट। सिमेंटिक ड्रिफ्ट एक्चुअल में होता क्या है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वर्ड और उसके अगेंस्ट जो भी एंटिटी है उनके दरमियान जो ताल्लुक होता है, जो रिलेशन होता है, वो टाइम गुजरने के साथ साथ जो है वो चेंज होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप इस वर्ड सिली को देखें
तो सबसे पहली जो चीज़ आपके जहन में आएगी वो आएगी कि सिली इज़ बीइंग फूल, बट एक्चुअली सिली वाज नॉट मेंट फॉर फूल। ये जो वर्ड सिली था ये ओरिजिनेट हुआ अराउंड 1400 में एंड दिस वाज यूज्ड फॉर समवन हु वाज ब्लेस्ड। मिडल एजेस में ब्लेस्ड और इनोसेंट के दरमियान जो फ़र्क था वो ख़त्म होना शुरू हो गया, और चूँकि जो इनोसेंट लोग होते थे उनसे इजहार हमदर्दी किया जाता था, और फिर उस इजहार हमदर्दी और कमज़ोर होने के दरमियान जो फ़र्क था वो टाइम गुजरने के साथ साथ ख़त्म होता गया, और बिलाखिर कमज़ोर लोगों को बेवकूफ़ समझा जाने लगा। एंड दिस वाज द होल सिनारियो ऑफ सिमेंटिक ड्रिफ्ट कि टाइम गुजरने के साथ साथ किसी को रियलाइज़ भी नहीं होता, और एक वर्ड जो कि ओरिजिनली किसी और फिनोमिना को डिनोट करता था वो अब किसी और फिनोमिना या रिलेशन को डिनोट करना शुरू हो गया। सो दिस इज़ एक्चुअली द सिमेंटिक ड्रिफ्ट। तो अगर मैं पिछली स्लाइड पे दोबारा जाऊँ, तो जब हमारे पास नए पेयर्स, नए टपल्स बन गए, तो अब वो सारे के सारे टपल्स जो हैं वो करेक्ट नहीं होंगे, उनमें बहुत सारे फॉल्स पॉजिटिव्स भी होंगे। तो हम करेंगे ये कि जो भी नए टपल्स बनते हैं उन टपल्स के अगेंस्ट हम कुछ कॉन्फिडेंस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और फिर वो जब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी तो उसको हम थ्रेशोल्ड करेंगे, और फिर उसमें से जो भी टपल्स हम या सीड्स हमारे पास उस थ्रेशोल्ड से कम होंगे हम उनको डिस्कार्ड कर देंगे, और इस तरह से सिमेंटिक ड्रिफ्ट से जो है बचा जा सकता है। किसी भी पैटर्न के लिए कॉन्फिडेंस वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है इसको देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ नोटेशंस को इलेबोरेट कर लेते हैं। टी बेसिकली डिनोट करता है कि हमारे पास करंटली जो सेट ऑफ टपल्स हैं वो टी में रखे हुए हैं। डी हमारा सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है या डेटा सेट है, या हम वेब पे जो भी डॉक्यूमेंट्स सर्च कर रहे हैं वो पूरे के। तो हम बेसिकली किसी भी पैटर्न का जो कॉन्फिडेंस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग टपल्स हैं उनमें से वो पैटर्न कितने के साथ मैच कर रहा है, और हमारा जो ओवरऑल डेटा सेट है उसमें से इस पैटर्न के अगेंस्ट कितने टपल्स आ रहे हैं उनकी रेशो लेके फिर उसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट किया जाए, तो उससे हमारे पास किसी भी पैटर्न के लिए कॉन्फिडेंस वैल्यू आ जाती है। अगर मैं दोबारा उसी एल्गोरिदम वाली स्लाइड पे जाऊं, तो यहाँ पे हमने पैटर्न का कॉन्फिडेंस नहीं कैलकुलेट करना, बल्कि हमारे पास उस पैटर्न के अगेंस्ट जो टपल्स आ रहे हैं, जो नए टपल्स आएंगे, हमने उनका कॉन्फिडेंस कैलकुलेट करना है। तो अब जबकि हमारे पास किसी भी पैटर्न का जो कॉन्फिडेंस आ चुका है, कॉन्फिडेंस वैल्यू आ चुकी है, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी स्पेसिफिक पैटर्न के जो फेल होने की प्रोबेबिलिटी है वो 1 माइनस कॉन्फिडेंस ऑफ दैट पैटर्न है। तो इसी को यूज़ करते हुए हम किसी भी टपल के अगेंस्ट इस फॉर्मूला में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो किसी भी टपल के अगेंस्ट हम कॉन्फिडेंस वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब हमारे पास कॉन्फिडेंस वैल्यूज़ आ जाएंगी और जो हमारे टपल्स की कॉन्फिडेंस वैल्यूज़ किसी स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होगी तो उनको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, और जिनकी लो होगी उनको हम डिस्कार्ड कर देंगे ताकि हम सिमेंटिक ड्रिफ्ट से और वो जो साइकिल है उससे अवॉइड कर सकें। सो ये था सेमी सुपरवाइज लर्निंग वाया बूटस्ट्रैपिंग। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट अप्रोच है वो भी सेमी सुपरवाइज कैट क्लास से ही बिलोंग करती है, लेकिन अब जो हम मेथड यूज़ करेंगे वो है डिस्टेंट सुपरविजन। डिस्टेंट सुपरविजन बेसिकली करता क्या है कि ये जो अभी हमने बूटस्ट्रैपिंग टेक्निक पढ़ी इसको सुपरवाइज लर्निंग के साथ कंबाइन कर देता है, और इससे हमें क्या होता है कि हमें दोनों टेक्निक्स के जो एडवांटेजेस हैं वो हासिल हो जाते हैं। होता ये है कि इसमें एक लार्ज डेटाबेस यूज़ की जाती है ताकि हमारे पास सीड एग्जांपल ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें, और फिर उन सब एग्जांपल्स में से जो पैटर्न फीचर्स हैं वो सारे के सारे कलेक्ट कर लिए जाते हैं और फिर इनको इकट्ठा करके सुपरवाइज क्लासीफायर में इनपुट कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर हम प्लेस ऑफ बर्थ रिलेशनशिप लर्न करना चाहते हैं किसी भी शख्स और उसकी बर्थ सिटी के दरमियान, तो सीड बेस्ड अप्रोच में जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स होती हैं, तो हमारे पास एज्यूम करते हैं कि सिर्फ 5 एग्जांपल्स हैं। अच्छा, ऑन द अदर हैंड जो विकीपीडिया बेस्ड डेटा बेसिस हैं जैसे कि डीबीपीडिया, फ्री बेस, यहाँ पे हज़ारों लाखों एग्जांपल्स होंगी जिनमें हमारे पास यही रिलेशन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होगा। हमारे पास ये जो विकीपीडिया बेस्ड डेटा सेट से डेटाबेस से जो हमें डेटा मिलेगा अपने स्पेसिफिक रिलेशन के लिए, हम उसके ऊपर नेम्ड एंटिटी टैगर अप्लाई करेंगे और फिर वो तमाम के तमाम सेंटेंसेस एक्सट्रैक्ट कर लेंगे जो हमारे इस पैटर्न से
मैच कर रहे होंगे। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास ये 3 सेंटेंसेस, बहुत सारे सेंटेंसेस आ जाते हैं जिनमें से 3 ये हैं, हबल वाज बोर्न इन मार्शफील्ड, आइंस्टाइन बोर्न 1879 यूएलएम, हब्स बर्थ प्लेस इन मार्शफील्ड। हमारे पास ये सेंटेंसेस आ गए जो हमारे पैटर्न से मैच करते थे। तो हम करेंगे क्या कि हम इस डेटा में से इस तरह के रिलेशन जो हैं, टपल जो है, हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे कि रिलेशन आ जाए हमारे पास, एंटिटी 1 आ जाए और एंटिटी 2 आ जाए। तो हमारे पास ये जो सेंटेंसेस थे, यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास बॉर्न रिलेशनशिप आया, एंटिटी 1 आई और एंटिटी 2 आ गई। बॉर्न इन, एंटिटी 1, एंटिटी 2। इसी तरह दूसरे सेंटेंस से भी रिलेशन एक्सट्रैक्ट कर लिया और फिर तीसरे सेंटेंस से भी रिलेशन एक्सट्रैक्ट कर लिया, और तीसरे सेंटेंस से हमारे पास जो रिलेशन आया वो था बॉर्न ईयर। तो अब जबकि हमारे पास डिफरेंट नॉइज बेस्ड फीचर्स आ चुके हुए हैं प्लेस ऑफ बर्थ और पर्सन के दरमियान, तो अब हम इसके ऊपर कोई भी क्लासीफायर अप्लाई करेंगे, चाहे वो ट्रेडिशनल क्लासीफायर हो या न्यूरल क्लासीफायर हो, और फिर वो क्लासीफायर इस रिलेशन को लर्न करने की कोशिश करेगा। इसी को अगर हम एल्गोरिथम फॉर्म में देख लें तो हर रिलेशन के अगेंस्ट क्या करेंगे कि जितने भी सेंटेंसेस मिले जिनमें ये दो एंटिटीज़ जिनके दरमियान हम रिलेशन लर्न करना चाहते हैं, उन सेंटेंसेस को एक्सट्रैक्ट कर लिया। वो सेंटेंसेस एक्सट्रैक्ट करने के बाद उनमें से जो फीचर्स मिले उनका एक फ़ीचर सेट बना लिया, और फीचर सेट बनाने के अलावा जो हमारे पास नए ट्रेनिंग टपल आए हैं, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल में तो हम बॉर्न इन रिलेशनशिप लर्न करना चाह रहे थे, लेकिन हमारे पास कुछ बॉर्न ईयर वाले भी आ गए। तो जो हमारे पास नए ट्रेनिंग टपल आते हैं उनको भी हम अपने ट्रेनिंग डेटा में ऐड कर देंगे, अपने ऑब्जर्वेशंस में ऐड कर देंगे, और फिर उन ऑब्जर्वेशंस के ऊपर हम अपने क्लासीफायर को जो है वो ट्रेन करेंगे। अच्छा, अगर तो फीचर बेस्ड क्लासीफायर होगा तो ऑब्वियसली उसमें हम ये फीचर्स यूज़ करेंगे, लेकिन अगर न्यूरल क्लासीफायर है, कोई भी न्यूरल नेटवर्क का मॉडल है, तो हम उसमें ये जो फीचर्स हैं इनको यूज़ नहीं करेंगे। अभी तक हमने जितनी भी टेक्निक्स डिस्कस की डिस्टेंस सुपरविजन में, उन सब के जो फ़ायदे हैं वो मौजूद हैं। सुपरवाइज क्लासिफिकेशन की तरह ये बहुत सारे फीचर्स को और हैंडक्राफ्टेड नॉलेज को यूज़ करते हुए लर्निंग करता है। पैटर्न बेस्ड क्लासीफायर की तरह ये जो हाई प्रिसीशन एविडेंस हैं उनको यूज़ करता है एंटिटीज़ के दरमियान, और बिल्कुल हैंड बिल्ड पैटर्न्स की तरह ही पैटर्न्स जो हैं वो लर्न कर लेता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात यह है कि चूंकि इसमें हमारे पास ट्रेनिंग कॉर्पस जो है वो लेबल्ड नहीं होता, तो हम इसको ये डोमेन स्पेसिफिक भी नहीं होता, हम इसको किसी भी डोमेन के लिए ट्रेन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह ये खुद से टपल्स क्रिएट कर सकता है जिनको हम फर्दर न्यूरल क्लासीफायर में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें मसला ये है कि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही लो प्रिसीजन होते हैं, और इसके अलावा ये सिर्फ तभी रिलेशन एक्सट्रैक्शन में हेल्प करता है जब हमारे पास लार्ज इनफ डेटाबेस जो है वो एग्जिस्ट करती हो। दिस इज इट फॉर डिस्टेंस सुपरविजन। डिस्टेंस सुपरविजन के बाद हमारे पास जो लास्ट क्लास है वो है अनसुपरवाइज्ड रिलेशन एक्सट्रैक्शन एल्गोरिथम्स। अनसुपरवाइज रिलेशन एक्सट्रैक्शन में आपको पता है कि हमारे पास ना तो लेबल्ड ट्रेनिंग डेटा होता है और ना ही हमारे पास इसमें रिलेशंस की लिस्ट होगी। इसको अक्सर ओपन इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन या ओपन आईई भी कहा जाता है, और इसमें हमारे पास जो रिलेशंस होते हैं, जिस तरह हमने देखा था बर्थ प्लेस रिलेशन और इसी तरह हाइपोनियम रिलेशन, इसमें हमारे पास जो रिलेशन होंगे वो सिंपल स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स होंगे, यानी वर्ड्स को कंकैटिनेट करके कुछ ना कुछ रिलेशंस जो हैं वो हमारे पास लर्न हो रहे होंगे। रिवर्ब सिस्टम एक अनसुपरवाइज रिलेशन एक्सट्रैक्शन के एग्जांपल है। ये एक्चुअल में करता ये है कि किसी भी सेंटेंस में से रिलेशन को एक्सट्रैक्ट करता है 4 स्टेप्स के थ्रू। सबसे पहले सेंटेंस के ऊपर पीओएस टैगर अप्लाई करता है और एंटिटीज उसमें से पॉइंट आउट कर लेता है। उसके बाद उस सेंटेंस में से हर वर्ब के लिए लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स ढूंढता है, ऐसे वर्ड्स जो किसी वर्ब से स्टार्ट होते हों, सिंटैक्टिक और लेक्सिकल कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करते हों, और फिर उसके बाद उसमें जो एडजेसेंट मैचेस हैं उनको उसके साथ मर्ज कर देता है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है, थर्ड स्टेप में वो हर जो हमने लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स ढूंढा होता है उसमें हर वर्ड के लिए क्या करता है कि उसके लेफ्ट पे कोई ऐसा नाउन फ्रेज ढूंढता है जो कि रिलेटिव प्रोनाउन ना हो, WH वर्ड ना हो और एग्जिस्टेंशियल देयर का वर्ड ना हो। फिर उसके बाद उसी वर्ड के राइट साइड पे कोई नाउन फ्रेज ढूंढता है, और फिर जब हमारे पास उसके इस वर्ड के लेफ्ट साइड पे भी एक नाउन फ्रेज आ चुका है, राइट साइड पे भी एक नाउन फ्रेज आ चुका है, तो फिर एक क्लासीफायर ट्रेन करता है, एक क्लासीफायर यूज करता है जो कि इस रिलेशन को
यानी वर्ड के लेफ्ट साइड पे, यानी ये जो वर्ड हमारे पास, वर्ड को हम रिलेशन कह सकते हैं कि रिलेशन की लेफ्ट साइड पे एक एंटिटी आ गई है, राइट साइड पे एक एंटिटी आ गई है, और इस पूरे को एक कॉन्फिडेंस वैल्यू असाइन कर देता है। और जिस तरह हमने यहाँ पे 2C में जिक्र किया था कि कोई भी जो हमारे पास रिलेशन आएगा वो सिंटैक्टिकली और लेक्सिकली दोनों तरह से करेक्ट होना चाहिए। तो सिंटैक्टिकली कैसे वेरीफाई करेंगे और फिर लेक्सिकली कैसे वेरीफाई करेंगे, ये कुछ डिटेल्स हैं, इनको आप देख लीजिएगा, मैं इनको स्किप कर देता हूँ। अब हम थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। तो सबसे पहले द सिस्टम रन्स द रिलेशन एक्सट्रैक्शन एल्गोरिदम ऑफलाइन ऑन 500 मिलियन सेंटेंसेस। ये हम इसी प्रपोज सिस्टम की बात कर रहे हैं, रिवर्ब सिस्टम की। उसके बाद extracts a list of all the relations that occur after normalizing, and then each relation R is added to the dictionary if it occurred with at least 20 different arguments। और फिर उसके बाद जब हमने बात की थी कि कॉन्फिडेंस वैल्यू असाइन करते हैं फोर्थ स्टेप में, तो उस कॉन्फिडेंस वैल्यू को क्लासीफायर जब उस कॉन्फिडेंस वैल्यू को असाइन करता है तो वो कुछ डिफरेंट तरह के फीचर्स को कंसीडर करता है जो कि यहाँ पे गिवन है, आप इनको देख सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ रिवर्ब सिस्टम वर्क्स। अगर हम इसकी एक एग्जांपल ले लें, हमारे पास सेंटेंस है यूनाइटेड हैज़ अ हब इन शिकागो विच इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड कॉन्टिनेंटल होल्डिंग्स। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो फ्रेजेस हैं वो हैज़ अ हब इज़ द हेडक्वार्टर है, और ये लॉन्गेस्ट फ्रेजेस हैं इस वजह से इनको कंसीडर किया है। जो शॉर्ट फ्रेजेस हैं उनको प्रेफर नहीं करते। उसके बाद जो हमारा स्टेप 3 था जिसमें हमने ये कहा कि जो भी हमारे पास फ्रेज आया है उसके लेफ्ट साइड पे नाउन फ्रेज ढूंढें जो कि रिलेटिव प्रोनाउन या WH वर्ड ना हो। तो क्या किया उसने, हैज़ अ हब के लेफ्ट साइड पे उसे मिला यूनाइटेड और राइट साइड पे उसे मिला शिकागो। तो हैज़ अ हब के लेफ्ट साइड पे भी एक नाउन फ्रेज मिल गया और राइट साइड पे भी एक नाउन फ्रेज मिल गया। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा फ्रेज था इज़ द हेडक्वार्टर, इसके लेफ्ट साइड पे इसे जो नाउन फ्रेज मिला वो था शिकागो और राइट साइड पे उसे मिला यूनाइटेड कॉन्टिनेंटल होल्डिंग्स विच इज़ द एक्चुअली द लॉन्गेस्ट नाउन फ्रेज। ओके, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो यूनाइटेड और शिकागो मिले थे हैज़ अ हब के लेफ्ट और राइट, तो इनसे हमने रिलेशन डेवलप कर लिया ये वाला, और दूसरा रिलेशन हमारे पास जो बना वो ये था। तो अब जबकि हमारे पास रिलेशन आ चुके हैं तो जो हमारे पास स्टेप 4 था वो ये था कि जो भी आपके पास रिलेशन आ रहा है किसी भी फ्रेज के साथ, दो नाउन फ्रेजेस, उनके अगेंस्ट कॉन्फिडेंस वैल्यू गेट करें और फिर उसको थ्रेशोल्ड करके तो डिसाइड कर लें कि आपको उस रिलेशन को रखना है या नहीं रखना। इसका जो फ़ायदा है वो ये कि सबसे पहले तो हमारे पास ह्यूज नंबर ऑफ वेरिएशंस जो हैं वो ये खुद ब खुद से लर्न कर लेता है, हमें उनको स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इसका जो नुकसान है वो ये कि ये वर्ब्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, तो इस वजह से अगर कोई फ्रेजेस या रिलेशंस ऐसे हों जो वर्ब के बगैर एक्सप्रेस हो रहे हों तो ये उनको स्किप कर जाएगा। और इसके अलावा इट नीड्स टू मैप लार्ज सेट ऑफ स्ट्रिंग इनटू सम कैनोनिकल फॉर्म फॉर एडिंग इट टू द डेटाबेस और नॉलेज बेस। तो अब इसके बाद सवाल पैदा होता है कि ये जो हमने रिलेशन एक्सट्रैक्शन के एल्गोरिदम्स देखे डिफरेंट तरह के, सुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज और अनसुपरवाइज, तो इनको हम इवेल्युएट किस तरह करेंगे। तो सुपरवाइज को तो हम बिल्कुल उसी तरह से इवेल्युएट कर सकते हैं जिस तरह हम नॉर्मली प्रिसीजन, रिकॉल, एफ मेजर कैलकुलेट करते हैं, लेकिन सेमी सुपरवाइज और अनसुपरवाइज में हमें थोड़ा डिफरेंट तरह की अप्रोच यूज़ करना पड़ेगी क्योंकि हमारे पास लेबल्ड डाटा सेट मौजूद नहीं है। तो इसमें करेंगे ये कि हमारे पास जो रिज़ल्ट्स आते हैं उनमें से एक सैंपल ले लें और फिर उनको ह्यूमनली वेरीफाई कर लें कि वो जो हमारे पास आउटपुट में रिजल्ट्स आए हैं, रिलेशंस आए हैं, वो ह्यूमनली करेक्ट हैं या नहीं, और फिर उसकी जो रेशो है उसको कैलकुलेट करके तो इस तरह से भी एक एस्टिमेशन ऑफ रिजल्ट्स हमारे पास आ जाती है। सो ये हमारे पास था रिलेशन एक्सट्रैक्शन, और हमारा जो मेजर पोर्शन था हमने इतनी इन डेप्थ जो डिस्कशन की ये सिर्फ रिलेशन एक्सट्रैक्शन के लिए थी। अब इसके बाद हमारे पास जो फर्दर एक्सट्रैक्शन एल्गोरिदम्स या डिटेल्स हैं हम उनको इतना डेप्थ में नहीं देखेंगे लेकिन डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास टेम्पोरल एक्सट्रैक्शन, कि हमारे पास जो टेक्स्ट है उसमें से टाइम रिलेटेड इंफॉर्मेशन किस तरह से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। टाइम रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है या टेम्पोरल एक्सप्रेशंस होते हैं, ये एक्चुअली 3 तरह के होते हैं। एब्सोल्यूट टेम्पोरल एक्सप्रेशन
जिनको हम डायरेक्टली कैलेंडर पे या डेट पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद रिलेटिव टेम्पोरल एक्सप्रेशंस, मुझे इनको बोल्ड करना चाहिए था, विच मैप्स टू पर्टिकुलर टाइम्स थ्रू सम रेफरेंस पॉइंट। और इसी तरह ड्यूरेशंस होते हैं जो कि दो टाइम स्पेंस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, जो ड्यूरेशन होता है, उसको डिनोट करते हैं। एब्सोल्यूट की एग्जांपल अगर आप देखें तो अप्रैल 24, 1916। रिलेटिव में आपके पास येस्टरडे, नेक्स्ट सेमेस्टर, 2 वीक्स फ्रॉम येस्टरडे, लास्ट क्वार्टर। और इसी तरह ड्यूरेशंस 4 आवर्स, 3 वीक्स, 6 डेज। और ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं एब्सोल्यूट टेम्पोरल एक्सप्रेशन की, रिलेटिव टेम्पोरल एक्सप्रेशंस की और ड्यूरेशंस की। अब हम टेम्पोरल एक्सप्रेशंस को फॉर्मली भी देख लेते हैं। टेम्पोरल एक्सप्रेशंस आर ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शंस दैट हैव टेम्पोरल लेक्सिकल ट्रिगर्स। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। टेम्पोरल एक्सप्रेशंस ऐसी ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शंस हैं जिनके टेम्पोरल लेक्सिकल ट्रिगर्स होते हैं। अब वो टेम्पोरल लेक्सिकल ट्रिगर्स जो हैं वो 4 तरह की कैटेगरीज में हो सकते हैं। इधर नाउन हो सकता है जिस तरह मॉर्निंग, नून, नाइट। प्रॉपर नाउन हो सकता है जिस तरह जनवरी, फेब्रवरी और रमज़ान। और इसी तरह एडजेक्टिव लाइक रिसेंट, पास्ट, एनुअल। और एडवर्ब हो सकता है आर्ली, डेली, मंथली, ईयरली, क्वार्टरली। तो ये हमारे पास कुछ टेम्पोरल एक्सप्रेशंस थे। इसके बाद हमारे पास एक एनोटेशन स्कीम है, टाइम एमएल एनोटेशन स्कीम। ये बिल्कुल बेसिक स्कीम है। इसमें करते ये हैं कि जो टेम्पोरल एक्सप्रेशंस हैं उनको एक एक्सएमएल टैग के थ्रू, टाइम x3 एक्सएमएल टैग के थ्रू एनोटेट कर देते हैं और इसके साथ कुछ और एट्रीब्यूट्स होते हैं। इसके हम एक सिंपल सी एग्जांपल देख लेते हैं। अफेयर इंक्रीज इनिशिएटेड लास्ट वीक। तो यहाँ पे आप देखें कि लास्ट वीक से पहले टाइम x3 टैग स्टार्ट हुआ है और लास्ट वीक के बाद क्लोज हो गया है। तो ये हमारे पास एक एनोटेशन आ गई। बाय यूएएल कॉर्पोरेशन यूनाइटेड एयरलाइंस वाज मैच्ड बाय कंपेटिटर्स ओवर द वीकेंड। यहाँ पे हमारे पास एक और टेम्पोरल एक्सप्रेशन आ गया और इसी तरह फर्दर। अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया हो तो वो ये कि जहाँ पे भी टेम्पोरल एक्सप्रेशन आया है तो उसके स्टार्ट को फाइंड आउट करना और एंड को फाइंड आउट करना। तो टेम्पोरल एक्सप्रेशन का जो रिकग्निशन टास्क है उसका गोल यही है कि कहीं पे भी टेम्पोरल एक्सप्रेशन जब आता है तो वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है। ये एक बिल्कुल बेसिक सी एनोटेशन स्कीम है टेम्पोरल एक्सप्रेशंस के लिए। टेम्पोरल एक्सप्रेशंस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कुछ अप्रोचेज हैं जिनमें एक रूल बेस्ड अप्रोचेज है। इसमें हम ऑटोमेटा बेस्ड रूल्स डिफाइन कर देते हैं और फिर उनकी बेसिस पे हम जो टेम्पोरल इंफॉर्मेशन है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इसी तरह इसके अलावा सीक्वेंस लेबलिंग अप्रोचेज हैं जिसमें हम हमारे पास जो भी इनपुट आती है उसको सीक्वेंस लेबल कर लेते हैं। बिल्कुल नेम्ड एंटिटी टैग्स में जो हम मेथड फॉलो करते हैं IOB के जो वर्ड है वो हमारे उस एंटिटी के इनसाइड एग्जिस्ट करता है, उसके आउटसाइड एग्जिस्ट करता है, या वो बिगिनिंग पे, यानी वो एंटिटी जहाँ पे वो एंटिटी मेंशन स्टार्ट हो रहा है उसके बिगिनिंग पे एग्जिस्ट करता है। अगर आप ये एग्जांपल देखें, अफेयर इंक्रीज इनिशिएटेड लास्ट वीक। तो लास्ट वीक हमारा एक्चुअल में टेम्पोरल एक्सप्रेशन था। तो इससे पहले पहले वाले जो वर्ड थे वो सब के सब आउटसाइड से लेबल हो गए। इसके बाद वाले जो वर्ड थे वो भी आउटसाइड ओ टैग से लेबल हो गए। और जहाँ पे हमारा ये टेम्पोरल एक्सप्रेशन स्टार्ट हुआ उसको बी से यानी बिगिनिंग से डिनोट कर दिया। और उसके बाद जितने भी वर्ड्स आएंगे या टोकन्स आएंगे जो कि हमारे इसी टेम्पोरल एक्सप्रेशंस का हिस्सा होंगे उनको आई लेबल से यानी इनसाइड लेबल से डिनोट करेंगे कि ये जो वर्ड्स या टोकन्स हैं ये हमारे टेम्पोरल एक्सप्रेशन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा ये कुछ फीचर्स हैं जो कि क्लासीफायर को फीड किए जाते हैं ताकि टेम्पोरल एक्सप्रेशन एक्सट्रैक्शन लर्न की जा सके। और टेम्पोरल एक्सप्रेशन एक्सट्रैक्शन को बिल्कुल उसी तरह से इवेल्युएट किया जाता है ट्रेडिशनली रिकॉल, प्रिसीजन और एफ मेयर के थ्रू। यहाँ पे इवेल्युएटेड आना चाहिए था। और इसमें जो मसला होता है वो 1984 टेल्स द स्टोरी ऑफ विंस्टन स्मिथ। अब एक्चुअल में तो 1984 जो है ये एक टेम्पोरल एक्सप्रेशन भी है लेकिन ये एक नॉवल भी है। तो जब टेम्पोरल एक्सप्रेशन इस पे अप्लाई करेंगे तो वो इसको एज एन एक्सप्रेशन एक्सट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन एक्चुअल में ये किसी और एंटिटी को रेफर कर रहा है। इसी तरह U2's क्लासिक संडे, ये इसको भी वो एज ए टेम्पोरल एक्सप्रेशन संडे को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन एक्चुअल में ये एक मूवी का नाम है। तो इस तरह के जो फॉल्स पॉजिटिव हैं इनको डील करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है टेम्पोरल एक्सप्रेशन में। तो ये तो कुछ एग्जांपल थी फॉल्स पॉजिटिव ट्रिगर्स की।
तो जब हमारे पास टेम्पोरल एक्सप्रेशंस आ चुकी हैं, चाहे वो एब्सोल्यूट थी, रिलेटिव थी या ड्यूरेशन थी, जो हमारा नेक्स्ट टास्क है वो ये कि इन सब टेम्पोरल एक्सप्रेशंस को नॉर्मलाइज किया जाए ताकि हम इनको स्पेसिफिक टाइम या डेट के ऊपर कैलेंडर पे मैप कर सकें। टेम्पोरल नॉर्मलाइजेशन बेसिकली एक प्रोसेस है ताकि हम मैप कर सकें हमारे टेम्पोरल एक्सप्रेशन को किसी टाइम में किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे। वो कैलेंडर डेट हो सकती है, वो टाइम ऑफ डे हो सकता है, या वो इन दोनों का कम्बिनेशन भी हो सकता है, या फिर हम उसको किसी ड्यूरेशन पे मैप कर सकें। वो ड्यूरेशन लेंथ ऑफ टाइम भी हो सकती है और इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। तो टेम्पोरल नॉर्मलाइजेशन के जो मेथड हैं उनमें एक स्टैंडर्ड है ISO 8601 जो कि 2004 में प्रपोज किया गया। उसकी थोड़ी सी डिटेल पहले हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ISO 8601 रिप्रेजेंटेशन में जो हमारे पास फुली क्वालिफाइड डेट्स होती हैं, जिस तरह ये है जुलाई 2, 2007, तो इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो ये है कि आप ईयर फुल मेंशन करें, देन डैश, देन मंथ को 2 डिजिट्स में मेंशन करें और फिर डेट को भी 2 डिजिट्स में मेंशन करें। अच्छा, इस स्टैंडर्ड के मुताबिक सबसे पहले ये करते हैं कि जहाँ पे भी पहला टेम्पोरल एक्सप्रेशन आएगा उसको पर्टिकुलर वीक के साथ आपने रिप्रेजेंट करना है। मिसाल के तौर पे अगर एक टेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट हुआ और उसके स्टार्ट में एक डेट आती है तो आपने उस डेट को रिप्लेस मैप करना है कि वो ईयर का कौन सा वीक है। और ISO स्टैंडर्ड में जो वीक्स हैं उनको 1 से 53 तक नंबर किया जाता है। और फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर वो होगा जहां फर्स्ट वो वीक होगा जिस वीक में पहला थर्सडे आएगा। और इस स्टैंडर्ड में वीक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है ईयर, फुल ईयर, डैश, W एंड देन जो भी वीक नंबर है 0, 1 से 53 उसके साथ डिनोट कर देते हैं। उसके बाद जो स्टैंडर्ड के मुताबिक वीक स्टार्ट है वो मंडे है और इसी तरह जो वीकेंड है वो उस वीक के एंड पे आता है। वीकेंड को एज अ हम ड्यूरेशन ट्रीट करते हैं और चूंकि ये ड्यूरेशन है और इसका जो वैल्यू एट्रीब्यूट होगा वो एक लेंथ होगी। और इसी तरह जो ड्यूरेशंस हैं उनको हम पैटर्न के साथ रिप्रेजेंट करते हैं P, कैपिटल P, देन N एंड X, जहाँ पे जो N है ये एक्चुअल में एक इंटीजर होगा जो उसकी लेंथ बताएगा और X उसका यूनिट बताएगा। जैसे अगर P3Y लिखा हो तो P तो पैटर्न को डिनोट कर रहा है, 3 लेंथ है और Y यूनिट है और जो कि ईयर को डिनोट करता है, तो मीन टू से 3 ईयर्स। और इसी तरह 2D एक पैटर्न है जो कि 2 दिन को डिनोट करता है। तो ISO 8601 स्टैंडर्ड की पूरी डिटेल्स को तो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो हमारी एग्जांपल में यूज़ होनी है। तो अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये वही एग्जांपल है जो हमने थोड़ी देर पहले भी देखी थी, अ फेयर इंक्रीज इनिशिएटेड लास्ट वीक। तो हमने वहाँ पे जिक्र किया था कि जो सबसे पहला हमारे पास टेम्पोरल एक्सप्रेशन आएगा उसको पर्टिकुलर वीक ऑफ द ईयर के साथ हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास जो पहला टेम्पोरल एक्सप्रेशन आया वो लास्ट वीक था, तो उसको हमने वीक और लास्ट वीक, चूँकि हमारे पास उस आर्टिकल की डेट अवेलेबल थी तो उस डेट से हमें पता चल गया कि वो जो वीक था वो बेसिकली 26 वीक था। तो फर्स्ट वीक स्पेसिफाई कर दिया जो सबसे पहले टेम्पोरल एक्सप्रेशन आया उसके अगेंस्ट। अब जबकि हमारे पास सबसे पहला जो टाइम है उसका स्पेसिफिक एक लोकेशन आ गई है कैलेंडर पे, तो अब हमारे लिए चीज़ जो आगे रिलेटिव टेम्पोरल एक्सप्रेशंस आएंगे उनको बयान करना, उनको रेफ़र करना थोड़ा आसान हो जाएगा। और इसको ID दे दी T1। उसके बाद बाय यूनाइटेड एयरलाइन वाज मैच्ड बाय कंपेटिटर्स ओवर द वीकेंड। अब यहाँ पे ये एक और टेम्पोरल एक्सप्रेशन आ गया, मार्किंग द सेकंड सक्सेसफुल फेयर इंक्रीज इन 2 वीक्स। तो जिस तरह हमने देखा था कि जब आपने किसी ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट करना है तो पैटर्न N और X, तो बिल्कुल उसी तरह से N से हमारे पास डिनोट हो गया उसका ड्यूरेशन लेंथ और W से यूनिट फॉर 2 वीक्स। तो इस तरह से हमारे पास जो डेटा था उसको टाइम ML मार्कअप, यानी वो जो टाइम X3 टैग हमने कुछ स्लाइड्स पहले देखा था उसको यूज़ करते हुए और ISO 8601 रिप्रेजेंटेशन को यूज़ करते हुए हमने इस डेटा को एनोटेट कर लिया।
और इसके साथ ही हमने देख लिया कि टेम्पोरल एक्सट्रैक्शन किस तरह से होगी और फिर उस जो इन्फॉर्मेशन है उसको नॉर्मलाइज किस तरह से करना है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि इवेंट्स को किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं और उन इवेंट्स को टाइम के साथ किस तरह से रिलेट या ऑर्डर किया जा सकता है। तो जिस तरह से हमने पहले भी डिस्कस किया कि इवेंट एक्सट्रैक्शन का जो गोल है वो ये कि टेक्स्ट में जो जो इवेंट्स आए हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया जा सके। तो इवेंट एक्सट्रैक्शन यहाँ पे अगर आप देखें कि हमारे पास ये टेक्स्ट था, इस टेक्स्ट में जहाँ जहाँ पे भी इवेंट थे उनके साथ इवेंट का टैग जो है वो एनोटेट कर दिया। उसके बाद जो दूसरा गोल था, दूसरा मकसद है वो ये कि जो इवेंट्स आ गए हैं इनको टाइम के अकॉर्डिंग एक दूसरे के साथ रिलेट किया जा सके। इंग्लिश में नॉर्मली जो इवेंट मेंशंस हैं वो वर्ब के साथ रिलेटेड होते हैं और ये जो वर्ब हैं ये इवेंट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। इसकी कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। इसके अलावा इवेंट एक्सट्रैक्शन जनरली हम सुपरवाइज लर्निंग के थ्रू करते हैं, सीक्वेंस मॉडल विद आईओबी टैगिंग के साथ करते हैं, इवेंट क्लासेस असाइन करते हैं विद मल्टी क्लास क्लासीफायर्स। अब ये जो हम क्लासीफायर्स ट्रेन करते हैं, फीचर बेस्ड क्लासीफायर्स, इनमें डिफरेंट तरह के फीचर्स यूज होते हैं जिनमें करेक्टर अफिक्सेस, नॉर्मलाइजेशन सफिक्स, पीओएस टैग्स, वर्ब रूट और वर्ड नेट हाइपरनेम्स वगैरह इंक्लूडेड। अब चूंकि हम टेम्पोरल एक्सट्रैक्शन भी देख चुके हैं, इवेंट एक्सट्रैक्शन भी देख चुके हैं, तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो यही है कि जो इवेंट्स हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं उनको टाइम के अकॉर्डिंग किस तरह से ऑर्डर करना है। और ये जो टास्क है कि इवेंट्स और टाइम को एक दूसरे के साथ रिलेट करना है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं क्वेश्चन आंसरिंग और समराइजेशन के जो टास्क हैं इनमें। हम एक्चुअली क्वेश्चन आंसरिंग टेक्निक्स और समराइजेशन यहाँ पे डिस्कस तो नहीं करेंगे, बल्कि हम एक बहुत ही सिंपल सी अप्रोच यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो टेक्स्ट, कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट अगर है और उसमें कुछ इवेंट्स हैं तो उन इवेंट्स को एक दूसरे के साथ टाइम के अकॉर्डिंग किस तरह से रिलेट करना है। इसमें ये बहुत ही फेमस है एलन रिलेशंस। इसमें 13 तरह के रिलेशंस का उन्होंने जिक्र किया है। अगर आप इसको देखें ग्राफिकली, इवेंट ए है और इवेंट बी है, तो इससे हम इनको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि इवेंट ए जो है दैट इज़ बिफोर इवेंट बी। और इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो इवेंट ए ओवरलैप्स विद इवेंट बी एंड द वाइस वर्सा। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें कि इवेंट ए के कंप्लीशन के टाइम पे इवेंट बी स्टार्ट हुआ है तो हम इसको ए मीट्स बी कह सकते हैं। और इसी तरह से हमारे पास ये डिफरेंट तरह के जो रिलेशंस हैं ये हम इनको यूज़ कर सकते हैं टू डिस्क्राइब द इवेंट्स इन सम स्पेसिफिक ऑर्डर। इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। टाइम बैंक कॉर्पस ये बेसिकली एक इवेंट टेम्पोरल एनोटेटेड डेटा सेट है और इसका जो वर्जन 1.2 है ये 183 न्यूज़ आर्टिकल्स को यूज़ करके उन्होंने कंपाइल किया है और हर आर्टिकल जो है वो टाइम एमएल एनोटेशन के थ्रू एनोटेटेड है, जो कि हमने टाइम x3 टैग को डिस्कस किया था। और उसके बाद ये इवेंट्स के दरमियान टेम्पोरल एक्सप्रेशन और टेम्पोरल लिंक्स जो है वो भी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे अगर आप एक इनपुट एग्जांपल देखें कि ट्री बैंक कॉर्पस जो उन्होंने बनाया, इनपुट थी डेल्टा एयरलाइंस अर्निंग soared 33% to a record in the fiscal first year, bucking the industry trend toward declining profits। तो इसको एनोटेट किया। एनोटेशन के टाइम पे जो पहला इवेंट आया सोड, उसको आईडी दे दी E1। उसके बाद द फर्स्ट फिजिकल क्वार्टर, ये एक टेम्पोरल एक्सप्रेशन आ गया, इसको आईडी दे दी T58। और देयर आफ्टर हमारे पास एक और इवेंट आ गया बकिंग। उसके बाद एक और इवेंट आ गया डिक्लाइनिंग, जिसको आईडी दे दी E4। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये टैग्स इन्फॉर्मेशन, टेम्पोरल इन्फॉर्मेशन भी आ गई, इवेंट इन्फॉर्मेशन भी आ गई। इसके अलावा इस डेटा सेट में ये इन्फॉर्मेशन भी है कि जो इवेंट E1 था सोरिंग, ये फिजिकल फर्स्ट क्वार्टर यानी T58 में इंक्लूडेड है। इसी तरह E1 जो है ये एक्चुअल में T57 से पहले है। और इसी तरह कुछ और टेम्पोरल इन्फॉर्मेशन यानी इवेंट टाइम के लिहाज से किस तरह से इंटर रिलेटेड है, ये इन्फॉर्मेशन भी इस टाइम बैंक कॉर्पस में मौजूद है। ये हमने एक छोटी सी एग्जांपल देख ली कि किस तरह से जो इवेंट्स हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, या हम किस तरह से ये इन्फॉर्मेशन जो रिलेटेड टेम्पोरल इन्फॉर्मेशन है उसको किस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं।
तो इसके बाद हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है वो है टेम्पलेट फिलिंग, और इसमें हम देखेंगे मशीन लर्निंग अप्रोचेस और इसके अलावा अर्लियर फाइनाइट स्टेट टेम्पलेट्स जो सिस्टम थे। टेम्पलेट फिलिंग को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसी सिचुएशंस जो बार बार रिपीट हो रही हो उनके लिए टेम्पलेट्स ऑलरेडी बना के रख लेते हैं और फिर उन टेम्पलेट स्लॉट्स को हम डेटा की मदद से फिल कर लेते हैं। टेम्पलेट फिलिंग में नॉर्मली हमारे पास ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके अंदर टेक्स्ट पैन होता है और ऑलरेडी टेम्पलेट्स प्री डिफाइंड होते हैं, और स्लॉट फिलर्स हमारे पास ये थी स्लॉट्स और ये स्लॉट फिलर्स थे। तो हमारे पास ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट होते हैं, टेक्स्ट पैन उसमें टेक्स्ट पैन ऑलरेडी होता है और साथ साथ टेम्पलेट्स और फिर स्लॉट फिलर्स भी अवेलेबल होते हैं। और हमारा जो गोल होता है वो ये होता है कि किसी भी इनपुट के अगेंस्ट हम टेम्पलेट क्रिएट करें और फिर उन टेम्पलेट की जो स्लॉट्स हैं उनको टेक्स्ट के थ्रू फिल कर दें। अच्छा, अब इस मकसद के लिए दो अलग अलग सुपरवाइज सिस्टम जो हैं वो ट्रेन किए जाते हैं, जिसमें पहला है टेम्पलेट रिकग्निशन सिस्टम, जो कि ये डिसाइड करता है कि जो पर्टिकुलर सेंटेंस आया है उसके अंदर कोई टेम्पलेट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। उसके बाद जो दूसरा सिस्टम है रोल फिलर एक्सट्रैक्शन, वो बेसिकली ट्रेन किया जाता है ताकि वो उन स्लॉट फिलर्स को लर्न कर सके हर रोल के अगेंस्ट। सो ये तो थी मशीन लर्निंग बेस्ड अप्रोचेस। अब मशीन लर्निंग से पहले जो फाइनाइट स्टेट टेम्पलेट फिलिंग सिस्टम्स थे उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम इस एग्जांपल को क्विकली गो थ्रू करते हैं। ब्रिजस्टन स्पोर्ट्स कंपनी सेड फ्राइडे it has set up a joint venture in Taiwan with a local concern and a Japanese trading house to produce golf clubs to be shipped to Japan. The joint venture Bridgestone Sports Taiwan Co. capitalized at 20 million new Taiwan dollars will start production in January 1990 with production of 20,000 iron and metal wood clubs a month. ये एग्जाम्पल हमने देख ली। MUC बेसिकली मैसेज अंडरस्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस है जो कि US गवर्नमेंट ने कंडक्ट करवाई थी, और इसमें जो 5th कॉन्फ्रेंस थी वो थी जॉइंट वेंचर टास्क पे, जिसका जो गोल था वो ये था कि इस तरह के हायरार्किकल टेम्पलेट्स एक्सट्रैक्ट किए जाएं जो कि जॉइंट वेंचर डेटा में से जो टेम्पलेट फिलर्स हैं, स्लॉट फिलर्स हैं, उनको एक्सट्रैक्ट कर सकें। सो इन्हीं में एक सिस्टम था फास्ट US। उस फास्ट US सिस्टम को जब ये एग्जांपल इनपुट की गई तो उसने जो टेम्पलेट रिटर्न किया वो कुछ इस तरह से था कि रिलेशनशिप है टाई अप दो कंपनीज के दरमियान, और इसमें जो एंटिटीज़ इन्वॉल्व हैं, एक एंटिटी थी ब्रिजस्टन स्पोर्ट्स, दूसरी थी एक लोकल कंसर्न, और उसके बाद तीसरी थी एक जापानीज ट्रेडिंग हाउस। तो ये 3 एंटिटीज़ इन्वॉल्व थी, और इस जॉइंट वेंचर का जो उन्होंने नाम रखा था वो था ब्रिजस्टन स्पोर्ट्स ताइवान को, और इसमें कुछ एक्टिविटी थी और जिस अमाउंट से ये स्टार्ट हुआ वो थी 20 मिलियन न्यू ताइवान डॉलर्स। अब यहाँ पे ये एक्टिविटी वन इटसेल्फ एक अलग से हम टेम्पलेट कह सकते हैं, और वो एक्टिविटी वन था क्या कि कंपनी है उसमें ब्रिजस्टन स्पोर्ट्स ताइवान को, जो कि इसकी हेड कंपनी इन्होंने रखी, और उसकी प्रोडक्ट्स थी और उसकी एक स्टार्ट डेट थी जो कि जनवरी 1990 थी। तो इसका जो गोल था वो ये था कि फाइनाइट स्टेट टेम्पलेट्स ऑलरेडी उन्होंने डिफाइन कर दिए, और फिर उन स्टेट्स उन टेम्पलेट्स में स्लॉट फिलर्स को एक्सट्रैक्ट करना डिफरेंट तरह से, जिस तरह से ये MUC 5 का जो गोल था वो ये था कि जॉइंट वेंचर्स डेटा में से टेम्पलेट्स और इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट। तो ये जो फास्ट US सिस्टम था जिसकी एग्जांपल अभी हमने डिस्कस किया, अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखें, फास्ट US सिस्टम एक्चुअल में 6 स्टेप्स में काम करता था। सबसे पहले स्टेप में जो हमारे पास इनपुट आई उसमें से को टोकनाइज करते, फिर उन टोकन्स को इकट्ठा करके कॉम्प्लेक्स वर्ड्स बनाए जाएं, मल्टीवर्ड फ्रेजेस, प्रॉपर नेम्स, और फिर उन कॉम्प्लेक्स वर्ड्स में से बेसिक फ्रेजेस एक्सट्रैक्ट किए जाएं, और फिर उन बेसिक फ्रेजेस को कंबाइन करके तो कॉम्प्लेक्स फ्रेजेस बनाए जाएं। जब कॉम्प्लेक्स फ्रेजेस आ जाएं तो उसके बाद आइडेंटिफाई करें कि उसमें से एंटिटीज़ कौन सी हैं, इवेंट्स कौन से हैं, और फिर उनको टेम्पलेट्स के अंदर इंसर्ट किया जाए। और फिर जो लास्ट स्टेप था वो मर्जिंग था। अगर आप यहाँ पे देखें तो इनिशियली स्टेप 5 पे एक टाई अप अलहदा से आया था और एक्टिविटी 1 जो है ये अलहदा से आई थी। तो उसके बाद ये एक्सट्रैक्ट किया गया कि टाई अप 1 और एक्टिविटी 1 ये इंटर रिलेटेड हैं, तो इस वजह से फिर इनको
मर्ज कर दिया गया। सो ये थी हमारी डिस्कशन टेम्पलेट फिलिंग पे। क्विकली समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशन एक्सट्रैक्शन की, जिसमें हमने हैंड रिटन या पैटर्न बेस्ड अप्रोचेस देखी, फिर सेमी सुपरवाइज में बूट स्ट्रैपिंग और डिस्टेंस सुपरविजन देखी, और फिर लास्ट पे हमने ओपन इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन को डिस्कस किया। उसके बाद हमने टेम्पोरल एक्सप्रेशन को ओवरव्यू किया, फिर इवेंट्स एक्सट्रैक्शन को डिस्कस किया, और लास्ट पे हमने टेम्पलेट फिलिंग को देखा। अगर इसके हवाले से कोई क्वेश्चंस हैं या किसी कॉन्सेप्ट को मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया, ऑल्दो मैंने कोशिश यही की थी कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन को मैं इस प्रेजेंटेशन में इंक्लूड कर सकूं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें मुझे स्किप करना पड़ी ताकि इसकी लेंथ कम किया जा सके। तो अगर कुछ क्वेश्चंस हों या कुछ कॉन्सेप्ट मैंने मिस कर दिए हों जो कि ज़रूरी हों, तो आप मुझे ईमेल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।